आइए फ्रेंड, हम लोग अपने बायोलॉजी के सेशन 11th बायोलॉजी का हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। तो बायोलॉजी के सेशन का ये मेरा तीसरा लेक्चर है। सिंपल यदि यहाँ देखें तो हम लोग प्रोसेस पढ़ रहे थे कि करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बींग्स को यदि देखें तो पहला हम लोग डिफिनिट शेप एंड साइज पढ़ चुके हैं। सेकेंड हम लोगों का था ऑर्गेनाइजेशन, उसको भी हम लोगों ने समझ लिया है ऑर्गेनाइजेशन क्या है। थर्ड की बात करें तो यहाँ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को भी हम लोगों ने समझ लिया। लेकिन अभी तक हमको जो एक डिफाइन करैक्टर है ये हमको अभी तक नहीं मिला है। तो सिंपल आगे भी हम लिविंग बींग्स के प्रोसेस को यदि देखें तो हम लोगों को डिफाइन करैक्टर नीट में यहाँ सवाल बनता है आपका डिफाइन करैक्टर से, तो उसको समझना है कौन से करैक्टर डिफाइन करैक्टर है। तो सबसे पहला जो आज हम आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं, यहाँ आपका मेटाबॉलिज्म की बात है। तो ये डिफाइन करैक्टर है कि ये सिर्फ और सिर्फ किस में पाया जाएगा, तो ये लिविंग में ही पाया जाता है। इसीलिए आप यहाँ VVI लिख दिए हम, VVI फॉर नीट, कि नीट में ये सवाल बनेगा आपका कि मेटाबॉलिज्म जो है ये प्रोसेस क्या है। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं कि ये डिफिनिंग मतलब बोल सकते हैं डिफाइन मतलब डिफाइन करैक्टर इसका है। यदि हम देखें तो यहाँ इसमें क्या होता है, जनरली मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या है, तो यहाँ बायोकेमिकल रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। और बायोकेमिकल रिएक्शन में भी देखें तो कहाँ होते हैं, सेल के अंदर होते हैं। फिर यदि देखें तो इसमें क्या होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर जो है ये मेटाबॉलिज्म प्रोसेस आपको देखने के लिए मिलेगा। तो मेटाबॉलिज्म को हिंदी में जो है उपापचय कहा जाता है। तो सिंपल हम हिंदी लैंग्वेज का भी सीरीज आपको वीडियो बहुत जल्द ही प्रोवाइड करेंगे। 1-2 दिन में हम हिंदी के भी सीरीज को लेके चलेंगे, हिंदी मीडियम में 11th 12 को। तो सिंपल यहाँ सबसे पहले यदि देखें तो मेटाबॉलिज्म को बताया गया है उपापचय, और सेकेंड देखें तो इन्हीं को 2 भागों में बांटा गया है। यदि हम फर्स्ट देखें तो फर्स्ट में हम लोग यहाँ समझ सकते हैं कि एक तरफ आपका हो जाएगा एनाबॉलिक, मतलब मेटाबॉलिक प्रोसेस को एनाबॉलिक और केटाबॉलिक में बांटा गया है। तो सिंपल यहाँ आप देख सकते हैं कि एनाबॉलिज्म और फिर केटाबॉलिज्म दिया गया है। तो एनाबॉलिज्म की बात करें इसे उपचय प्रक्रिया बोलते हैं, जिसमें क्या होते हैं तो बिल्डिंग यहाँ लिखे हैं। और अपचय प्रक्रिया की बात करें केटाबॉलिक, तो इसमें ब्रेक डाउन होता है। तो सिंपल ये बिल्डिंग क्या है और फिर ब्रेक डाउन क्या है, इनको हम लोग समझते हैं। तो एक एक करके हम डील करेंगे। मेटाबॉलिक प्रोसेस में सबसे फर्स्ट हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म की बात करते हैं तो एनाबॉलिज्म में आप देखिए यहाँ आपको दिख रहा है कि इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा यदि हम बात करें तो सिंपल जो एनाबॉलिज्म प्रोसेस है इनको हम बोल सकते हैं कि ये क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म होते हैं, कि एक जटिल प्रक्रिया है। यदि देखें तो ये बिल्डिंग ऑफ द रिएक्शन की ये बनाने का वर्क करते हैं। यदि हम देखें तो कंप्लीट, यदि देखें तो यहाँ बताया गया है कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस के अंदर एज लाइक प्रोसेस आपको क्या याद रखना है, तो फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की यदि हम बात करें तो फोटोसिंथेसिस का सिंपल यहाँ फार्मूला आपको दिख रहा है कि फोटोसिंथेसिस का फार्मूला की यदि बात करें, थोड़ा हम कलर चेंज कर देते हैं, ब्लैक में ब्लैक ही चल रहा है। यदि हम फार्मूला की बात करें तो फार्मूला को हम इस तरह से बता सकते हैं कि 6H2O + 6CO2 = C6H12O6 + 6H2O जो होते हैं, ये फार्मूला होता है। आपको फोटोसिंथेसिस फार्मूला भी VVI है, नोट करके एकदम याद रखना है कि सनलाइट के प्रेजेंस में लीफ में क्या रहता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट रहते हैं, जो कि क्या करते हैं वाटर और फिर कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के प्रेजेंस में क्लोरोफिल कार्बोहाइड्रेट को बनाते हैं। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो जहाँ भी जोड़ने का प्रोसेस हो रहा है उसी को तो हम लोग बिल्डिंग बोलेंगे। तो बिल्डिंग प्रोसेस में यहाँ क्या बन रहा है, तो यहाँ बन रहा है हम लोग कार्बोहाइड्रेट की बात करें C6H12O6 बन के तैयार हो रहा है, प्लस देखिए तो ये ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो आपको याद रखना है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है। बाकी यदि रिस्पिरेशन की बात करें, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, श्वसन सभी का समान होता है कि वो ऑक्सीजन को रिसीव करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को लेस करेंगे। तो ये प्रोसेस आपको रिस्पिरेशन, एनिमल हो चाहे प्लांट हो, बहुत लोगों का ये कॉन्सेप्ट वीक रहता है कि उससे रिस्पिरेशन पूछिए तो प्लांट का उल्टा पुल्टा बताते हैं। तो सिंपल एनिमल हो प्लांट हो सबका रिस्पिरेशन मतलब समान होता है। ये ऑक्सीजन प्लांट रिलीज तब करते हैं जब फोटोसिंथेसिस का वर्क होता है। तो रिस्पिरेशन अलग प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस अलग प्रोसेस है, तो इनको समझना है हमको।
आगे यदि देखें तो फिर हम लोगों का है कैटाबॉलिज्म। यदि कैटाबॉलिज्म की बात करें तो कैटाबॉलिज्म बताया गया है, यदि इस प्रोसेस को हम देखें तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये ब्रेक डाउन रिएक्शन है। ब्रेक डाउन रिएक्शन में क्या करते हैं, ये तोड़ने का वर्क करेंगे। तोड़ने में यदि देखिए तो रिस्पिरेशन क्या करता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ग्लूकोज C6H12O6 ये क्या होते हैं कि हमारे शरीर में टूट के वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से अलग होते हैं। तो यहाँ ये प्रोसेस आपको बस फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन आपको याद है ना, उसी को उल्टा दीजिए। और यहाँ सबसे खास बात आपको याद रखना है कि कितना कैलोरी एनर्जी आपको मिल रहा है। तो 673 कैलोरी एनर्जी हमको मिल रहा है। ऐसे एनर्जी की बात करें तो एनर्जी को जो हम पढ़ाए हुए हैं एटीपी फॉर्म में, कि सेल चैप्टर आपको इस पे वीडियो हम प्रोवाइड करेंगे सेल का, कि उसमें यदि देखें तो एटीपी में बताया गया है जब हम एरोबिक रिस्पिरेशन करते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जब एरोबिक रिस्पिरेशन होता है तो यहाँ 673 कैलोरी एनर्जी प्राप्त होता है। और यदि एटीपी की फॉर्म में बात करें तो हमको 38 एटीपी एनर्जी प्रोवाइड होता है। और यदि एन एरोबिक की बात करें तो एन एरोबिक रिस्पिरेशन में जो है यहाँ मतलब 28 कैलोरी हमको एनर्जी प्रोवाइड होता है। उसमें भी यदि देखें तो यहाँ हमको याद रखना है मात्र ऑक्सीजन के बिना 2 एटीपी एनर्जी प्रोवाइड होता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते थे सेल में। रीजन यही था कि 36 एटीपी एनर्जी ऑक्सीजन के प्रेजेंट में हमारे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बनाते हैं। सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज के टूटने के बाद 2 एटीपी एनर्जी प्रोवाइड होता है। तो यहाँ कंप्लीट रिस्पिरेशन हमको 38 एटीपी एनर्जी प्रोवाइड होता है। तो इसी प्रोसेस को याद रखना है। कभी भी आपसे पूछा जाएगा रिस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है तो क्या बताएंगे, ये कैटाबॉलिक रिएक्शन है। कैटाबॉलिक रिएक्शन क्या करेगा, किसी चीज़ को बनाएगा। और यदि हम बात करें सिंपल एनाबॉलिक रिएक्शन, तो एनाबॉलिक रिएक्शन क्या कर रहा है, किसी चीज़ को तोड़ेगा। सॉरी एनाबॉलिक, एक मिनट यहाँ कन्फ्यूजन हो गया। एनाबॉलिक रिएक्शन क्या कर रहा है, आपस में जोड़ने का काम कर रहा है, मतलब ये बिल्डिंग करेंगे। और यदि हम कैटाबॉलिक प्रोसेस की बात करें तो ये क्या कर रहे हैं, तो ये तोड़ने का वर्क कर रहे हैं कि ग्लूकोज टूट के क्या हो रहे हैं, 2 भागों में डिवाइड हो रहे हैं। तो सिंपल यहाँ इस चीज़ को समझ पाए कि एनाबॉलिक क्या है, कैटाबॉलिक क्या है। एनाबॉलिक जोड़ेगा, कैटाबॉलिक तोड़ेगा। आगे यदि चले तो आगे बताया गया है, यहाँ आप वीवीआई करके मार सकते हैं कि रिस्पिरेशन पूछा जाएगा, ये क्या है, डिफाइनिंग फीचर्स बताया गया है लाइफ का। तो इस तरह से नीट में सवाल क्रिएट आपका होगा कि जिसमें पूछा जा सकता है कि रिस्पिरेशन क्या है, तो ये डिफाइन फीचर्स हैं। तो इसको हम लोग वीवीआई कर लेंगे। कि डिफाइन फीचर्स की बात करें तो उस समय से जो हम आपको बताने की बात कर रहे थे, जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग में पाया जाए, वैसे कंडीशन में उसे हम डिफाइन फीचर्स बोलेंगे। उसी को ही हम स्पेशल कैरेक्टर भी आपको बताए हुए थे। तो सिंपल ये सब छोटा छोटा पॉइंट हमको ध्यान रखना है। फिर आपको है रिप्रोडक्शन। यदि रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनके बारे में क्या बताया गया है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स के बारे में बताया जा रहा है, जो सिमिलर किड्स जो कि क्या करते हैं, अपने जैसे संतान को उत्पन्न करते हैं, उसी को हम लोग रिस्पिरेशन बोलेंगे। और यहाँ देखिए नीट करके हम दिए हुए हैं सिंबल, नीट कर में क्या दिए हैं, नॉट इसेंशियल फॉर सर्वाइवल, कि रिप्रोडक्शन जो है ये आपको जीवित रहने के लिए ज़रूरी नहीं है। सिंपल यदि कोई इंसान रिप्रोडक्शन नहीं करता, यदि वो शादी नहीं करेगा तो ऐसा थोड़ा है मर जाएगा। तो ज़िंदगी को जीने के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी नहीं है। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, नॉट इसेंशियल फॉर मतलब सर्वाइवल। आगे यदि बात करें तो आगे फिर दिया गया है, यदि हम देखें तो इनके बारे में क्या बताया गया है कि ये नॉट डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लाइफ, कि ये डिफाइनिंग फीचर्स नहीं है। रीज़न बताएंगे तो हम आपको बता रहे थे वैसे कैरेक्टर जो कि नॉन लिविंग में मतलब नहीं पाया जाता है, सिर्फ लिविंग में पाया जाता है। तो रिप्रोडक्शन सभी लिविंग में थोड़ा पाया जाता है। कुछ एग्जांपल हम आपको देते हैं कि उसमें नॉन लिविंग उसमें जो है ऑफस्प्रिंग बनाने के पावर नहीं होते हैं। तो सम एनिमल डज नॉट, यहाँ देख सकते हैं, परफॉर्म्स रिप्रोडक्शन। जैसे कि बात करें म्यूल के बारे में बात करें तो ये खच्चर को बता रहा है कि खच्चर एनिमल देखे होंगे कि इसमें क्या होता है कि सिंपल माँ गधी होता है और पिताजी जो होते हैं घोड़े होते हैं, उनसे जो बच्चे पैदा होते हैं उन्हें हम लोग खच्चर बोलते हैं, जो कि पूरी तरह से बांझ होते हैं। हनी बी यदि बात करें तो कुछ वर्कर्स होते हैं कि एक क्वीन रहती है मक्खी हनी बी में, और दूसरा यदि बात करें तो वो ड्रोन रहते हैं और सम वर्कर्स रहते हैं। तो ऐसे कंडीशन में देखिए, उसके बाद हम लोग वर्ड यूज करते हैं किन्नर की बात करें तो किलनी फिल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, वो भी क्या है, उनमें भी जीवन है लेकिन वो भी संतान उत्पन्न नहीं कर सकते हैं।
और कुछ बात करें तो स्ट्रील के बारे में बताया गया। स्ट्रील यानी बांझ के बारे में बताया जाता है कि वैसे मेल फीमेल जो संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है, नॉट एबल टू प्रोड्यूस यंग वंस की बात करें तो ऐसे कंडीशन में वो संतान उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे में जीवन है फिर भी ये संतान उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं, तो इसे हम कैसे डिफिनिट फीचर्स मान ले। वैसा प्रोसेस जो सभी में हो, रिस्पिरेशन है, सभी सांस ले रहा है, जितने भी लिविंग बींग्स हैं सब सांस ले रहे हैं, तो उस करेक्टर को हम लोग जो है डिफाइन करेक्टर ये बोल सकते हैं। तो सिंपल यहाँ समझ सकते हैं आप कि डिफिनिंग करेक्टर बताया गया है। आगे यदि देखें तो यहाँ बताया गया है नोट डिफिनिंग फीचर्स के बारे में बता सकते हैं। आगे यदि देखें तो टू मेन्स मतलब दो तरह के रिप्रोडक्शन को हम दिखा सकते हैं। यदि देखें तो पहला एसेक्सुअल, दूसरा सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यदि बात करते हैं तो हम आपको बताए हुए थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल गैमीट पार्टिसिपेट करते हैं या सिंगल पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। और यदि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो यहाँ अपोजिट सेक्सुअल गैमीट पार्टिसिपेट करते हैं तब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो सबसे पहले हम सेक्सुअल को समझ लेते हैं, उसके बाद हम एसेक्सुअल को समझेंगे क्योंकि एसेक्सुअल का टाइप बहुत ज़्यादा हो जाता है। सेक्सुअल को यदि देखें तो सेक्सुअल में सिर्फ और सिर्फ हम आपको यहाँ इतना सामने ही एक्सप्लेन करने का कोशिश किए हैं कि एक तरफ आपको मेल गैमीट स्पर्म को लिए हैं, दूसरा तरफ फीमेल गैमीट ओवम को लिए हैं, दोनों को मिलने के बाद जो है यहाँ जायगोट बन रहा है। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला प्रोसेस आता है फ्यूज़न। यदि हम अमीबा की बात करें तो अमीबा में फ्यूज़न हमको देखने को मिलता है कि एक सेल ही क्या होते हैं, ये डिवाइड होकर दो सेल बनाते हैं। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कि बाइनरी फ्यूज़न, दो भागों में डिवाइड हो गया। उसके बाद फ्यूज़न का ही अलग प्रोसेस है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे हम लोग मल्टीपल फ्यूज़न बोलते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं मलेरिया के पैरासाइट होते हैं प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फ्यूज़न देखने को मिलता है। तो ये फ्यूज़न हमको याद हो गया। सेकेंड हम देखें तो सेकेंड प्रोसेस हमको दिख रहा है बडिंग। बडिंग की बात करते हैं तो जैसे एज लाइक हाइड्रा, हाइड्रा में क्या होता है, यदि कोई बर्ड है, ये निकले हुए पार्ट को हम वर्ड से डिनोट करते हैं। इस वर्ड में क्या होता है कि किसी प्रॉब्लम के कारण यदि ये वर्ड टूट जाते हैं तो जब ये पार्ट अलग होते हैं तो यहीं से ये ग्रोथ करना शुरू करते हैं। हाइड्रा में टेंटिकल्स पाए जाते हैं ऊपर वाले रीजन पे। तो ये वर्ड को टूट के अलग होना प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग जानते हैं मतलब बर्डिंग के फॉर्म में पढ़ते हैं। ये रिप्रोडक्शन का टाइप है और फिर यहाँ से ये क्या होते हैं, ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं। तो सिंपल बर्डिंग को आप लोग समझ पाए। आगे चलते हैं। फिर है यदि देखें तो फ्रेगमेंटेशन की बात करते हैं। बडिंग में भी सुनिए, बडिंग में भी दो क्वेश्चन आपको एराइज होगा जो कि हम रिप्रोडक्शन में आपको काफ़ी डिटेल से पढ़ाएंगे कि यदि पूछा जाएगा बडिंग प्रोसेस से किसमें रिप्रोडक्शन होता है तो जनरली इंसान डायरेक्ट बताता है हाइड्रा। हम भी आपको एग्जांपल दिया हाइड्रा का, आपका माइंड में हाइड्रा रहेगा। लेकिन यही क्वेश्चन आपका बदल दे, यदि आपसे पूछे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें बडिंग के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, तब वहाँ हाइड्रा आंसर नहीं होगा। हाइड्रा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर जैसे आपसे पूछ रहा है तो यूनिसेलुलर में आपको याद रखना है कि वहाँ हमको क्या करना है, ईस्ट को टिक करना है कि ईस्ट जो फंगल होता है, फंगस होता है, इसमें जो है बडिंग के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। आगे यदि चले तो आगे आपको याद रखना है फ्रेगमेंटेशन की बात करते हैं। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, शरीर का कोई पार्ट यदि टूट के क्या होता है कि आगे डिवाइड होकर बढ़ना सीरीज शुरू हो जाता है। जैसे हम बात करते हैं आपके सामने कि स्पेरोगायरा, स्पेरोगायरा का कुछ इस तरह से रहता है, बॉन्डिंग अंदर में इस तरह से बना हुआ रहता है। यदि इनके सेल टूट के आपस में डिवाइड हो जाते हैं तो फिर जो मतलब जितने पार्ट में स्पेरोगायरा को आप तोड़िएगा उतने पार्ट में ये क्या करता है, ग्रोथ करना शुरू कर देता है। तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम लोग फ्रेगमेंटेशन से समझेंगे। फिर आइए फोर्थ टाइप की बात करते हैं तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की प्रोपोगेशन बताया गया है। रिप्रोडक्शन बोलिए या प्रोपोगेशन बोलिए। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है, तो ये भी दो तरह के होते हैं। एक जो होते हैं आपके बोल सकते हैं कि नेचुरल होता है, एक आर्टिफिशियल होता है। तो नेचुरल में जनरली हम देखते हैं कभी कभी क्या होता है कि रूट से यहाँ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है कि रूट दूर दूर तक प्लांट के जाते हैं, वहाँ से फिर से प्लांट ग्रोथ कर लेते हैं। सेकेंड देखें तो लीफ से होता है। लीफ से जैसे बात करें ब्रायोफिलम के प्लांट को आप देखे होंगे कि लीफ में क्या होते हैं, उसमें लीफ में ही वहाँ से प्लांट ग्रोथ करने लगते हैं यदि वो नमी के टच में आ जाते हैं। तो आगे यदि बात करें तो फिर हम लोग देखते हैं स्टेम में, एज लाइक बरगद के ट्री वगैरह को देखिए तो स्टेम क्या होता है, तना धीरे धीरे झुकता है, वहाँ से रूट निकल के क्या होता है मतलब अर्थ से टच करके वहाँ से ब्रांड आगे निकल जाता है। तो ये सारे नेचुरल प्रोसेस होते हैं। आर्टिफिशियल प्रोसेस में हम लोग कलम तैयार करते हैं, कटिंग प्रोसेस,
ग्राफ्टिंग प्रोसेस, उसके बाद लेयरिंग प्रोसेस सारे को अपनाते हैं। तो ये सारे हम डिटेल से रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। फिर आपका 5 टाइप है मतलब इसको बोल सकते हैं रीजेनरेशन। रीजेनरेशन खासकर पेलिनेरिया याद रखिए, पेलिनेरिया एकदम भूलना नहीं है। यदि हम पेलिनेरिया की बात करें तो पेलिनेरिया कुछ इस तरह के शेप आपको नज़र आएंगे। एक मिनट थोड़ा सा, यदि हम पेलिनेरिया की बात करें तो पेलिनेरिया कुछ इस तरह से नज़र आते हैं। ये थोड़ा चौड़ा बनाएंगे और इसमें भी क्या प्रेजेंट रहेगा, तो यहाँ 2 आई प्रेजेंट रहते हैं। काहे नहीं बन रहा है जी, 2 आई प्रेजेंट रहते हैं। तो सिंपल ये बहुत बड़ा बड़ा बन गया, तो इसको ध्यान रखना है। पेलिनेरिया का डायग्राम कुछ बनाने में हम अभी सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। पेलिनेरिया का डायग्राम यदि देखें तो आप लोग देखे होंगे बायोलॉजी के बुक में कि यदि पेलिनेरिया को क्या कर दिया जाता है कि यदि उनको काट दिया जाता है, कि यदि यहाँ से हम काट दें, यहाँ से हम काट दें, और प्लेनेरिया में ही सबसे शुरू में बताया गया है कि आई प्रेजेंट होने का यहाँ मिलता है। तो प्लेनेरिया में जहाँ से आप बॉडी कट कीजिएगा ना, वहाँ से वो ग्रोथ करना शुरू करते हैं, कंप्लीट प्लेनेरिया बन के वो दिखा देंगे। तो ये रीजनरेशन को बताता है। आगे चले 6 नंबर में, तो स्पोर फॉर्मेशन की बात करते हैं। तो स्पोर फॉर्मेशन हमको सिंपल समझना है कि कुछ फंगस होते हैं जिसमें स्पोर फॉर्मेशन होते हैं कि उनका यदि मतलब स्पोर छिद्र होकर फट गया है तो वैसे कंडीशन में वो वहाँ से ग्रोथ करना शुरू करते हैं। तो टिश्यू कल्चर वगैरह में भी स्पोर फॉर्मेशन को हम लोग अपनाते हैं। आगे यदि देखें तो आगे हम लोग यहाँ रिप्रोडक्शन को समझ लिए, लेकिन रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन क्या है, ये नोट डिफनिंग फीचर्स में हम लोग पढ़ेंगे कि ये डिफनिंग फीचर्स नहीं है, क्योंकि कुछ लिविंग ऐसे हैं जिसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है, बाकी नॉन लिविंग में तो रिप्रोडक्शन रहेगा ही नहीं। आगे चलते हैं, आगे बताया गया है हेमियो मतलब इसको बोलेंगे हेमीसेटोस मतलब हेमीस्टेसिस की बात करें तो हेमीस्टेसिस को देखें तो हेमियोस्टेसिस क्या है, एक तरह का ये प्रोसेस है जिसमें क्या होते हैं कि इन्वायरमेंट के लिए इनका क्या रहता है कि एक मतलब ये स्टेबल कंडीशन में बोल सकते हैं, स्टेबल फॉर द फंक्शन ऑफ बॉडी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी ऑर्गेनिज्म होते हैं ये क्या करते हैं, तो ये मेंटेनेंस करते हैं और मेंटेनेंस करके आपको प्राकृतिक के अनुकूल बनाते हैं। जैसे यहाँ हम समझेंगे इसको कि यदि हम बात करें कि हेमियोस्टेसिस की बात करें तो इसे 2 भागों में हमने बांटा है। एक बांटा है यदि देखें तो थर्मो रेगुलेशन और दूसरा ऑस्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन की बात करते हैं तो थर्मो रेगुलेशन में क्या होता है, कभी भी यदि टेम्परेचर अप डाउन होता है तो हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, इस तरह के कंडीशन बनते हैं। यदि टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या होता है, हम लोगों के शरीर के अंदर मतलब उस तरह का एक्टिविटी होने लगता है कि गर्म हो रहा है, इस चीज़ का हमको पता लग पाता है। मेटाबॉलिक प्रोसेस डिसऑर्डर होने के कारण शरीर में फीवर आता है, तो यही थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर को बता रहा है। दूसरा देखें हम ऑस्मो रेगुलेशन की, ऑस्मो रेगुलेशन में क्या हो रहा है, पसीना चलता है, डिहाइड्रेशन होता है, यूरिन शरीर से बाहर निकलता है, तो ये सब क्या हो गया, ये आपका ऑस्मो रेगुलेशन का एग्जाम्पल हो गया। आगे यदि चले तो कुछ बताया गया है, यदि हम बात करें हेमोस्टेसिस की बात करें तो हेमोस्टेसिस जनरली कॉल ब्लडेड एनिमल में पाया जाता है। कॉल ब्लडेड एनिमल कौन कौन से हैं, तो हम बात करेंगे पीसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, बस 3। आगे चलते हैं, वर्ड और मैमल्स क्या हैं, तो वार्म ब्लडेड हैं, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे यहाँ कि जो मतलब ये आपका जो बोल सकते हैं ब्लड कोल्डिंग, ब्लड जिसका ठंडा रहता है उसमें जो होते हैं मतलब इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सर्वाइव करने का क्या होता है, क्षमता ज़्यादा रहता है कि वो टेम्परेचर के अनुकूल अपने आप को बदल पाते हैं, लेकिन वार्म ब्लडेड जो है अपने आप को टेम्परेचर के अनुकूल नहीं बदल पाते हैं। तो इसके लिए इसको ध्यान रखेंगे कॉल ब्लडेड और वार्म ब्लडेड में क्या चेंजिंग है। आगे चले तो फिर बताया गया है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस की बात करें तो इसको क्या बताया गया है, आत्मज्ञान हम यहाँ लिखे हैं। कि आत्मज्ञान क्यों लिखे हैं, तो जनरली ये क्या करते हैं, यदि देखें तो अवेयरनेस फॉर सराउंडिंग की ये हमारे चारों ओर के बारे में हमको क्या करता है, जानकारी देता है। एस्टिमुली करते हैं, क्या सेंस ऑर्गेन जो होते हैं ये आपको क्या करते हैं कि उस चीज़ के प्रति संवेदना को बताते हैं। यदि हम बात करें 3 प्रोसेस से, फिजिकल है, केमिकल है, बायोलॉजिकल है। सिंपल यदि हम बात करें तो 5 सेंस ऑर्गेन है, हमारा नोज हो जाता है, आई हो जाता है, टंग हो जाता है, ईयर हो जाता है, स्किन हो जाता है, और यदि बात करें तो स्किन
हाँ 5 तो हो ही गया। तो ये 5 सेंस ऑर्गन है। सेंस ऑर्गन के बाद यदि हम बात करें तो एक आता है सिक्स सेंस। सिक्स सेंस अभी बोलचाल की भाषा में बहुत लोग, बहुत मॉडर्न स्टूडेंट यूज करने लगे हैं। तो सिक्स सेंस को ही हम लोग बोलेंगे कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस आत्मज्ञान होती है जो हम ये सेंसरी ऑर्गेन के द्वारा जो है अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद आपका ब्रेन क्या बोल रहा है इसको बताता है। हम लोगों के पास कॉन्शियसनेस ब्रेन है जो आपको बताता है कि हमको एक भविष्य का डॉक्टर बनना है। तो ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग इंसान ही सोच सकते हैं। यही हमको एनिमल से अलग करेक्टर को बताता है कॉन्शियसनेस, कि एनिमल में सिर्फ 2 ही प्रोसेस है कि वो क्या करेंगे, तो वो फीडिंग करेंगे, अच्छा से खाना मिल जाए, ब्रीडिंग करेंगे, अपने संतान को उत्पन्न करेंगे। लेकिन हम लोग उस प्रोसेस से हट के भी कुछ करते हैं, अपने लाइफ का एक एम टारगेट करते हैं। हमको अपने लाइफ में सफलता पाना है और अपना लिविंग स्टाइल हम अपने तरीके से जीते हैं कि मेरा इस तरह का लिविंग स्टाइल होना चाहिए। तो यही सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों के अंदर कॉन्शियसनेस ब्रेन है जो कि हम लोगों को एनिमल से एडवांस बनाता है। आगे यदि देखें तो आगे आपको बताया गया है कि यदि हम देखें तो सिंपल ये रिजल्ट के बारे में बताया जा रहा है कि हम लोगों का क्या होता है कि जो स्टिमुलस हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि यदि हमारे स्किन के ऊपर एक मक्खी या मच्छर आ जाए तो उसको क्या करते हैं, हम भगा देते हैं। भगाने का रीज़न क्या होता है, हमारा कॉन्शियसनेस ब्रेन ये काम कर रहा है, वो कहीं ना कहीं हमको हार्म पहुंचाएगा, इसके लिए हम हटा देते हैं। लेकिन आप बोलिएगा सर लिविंग के तो ये करैक्टर हैं, तो क्या ये प्लांट में भी पाए जाएंगे? हाँ, ये करैक्टर प्लांट में भी होंगे। यदि प्लांट की बात करें तो प्लांट डू नॉट हैव। आप कहिएगा सर क्या बोल रहे हैं आप, कि यदि हम बोले आपको सेंस ऑर्गन, तो प्लांट के पास सेंस ऑर्गन नहीं होता है। लेकिन हम कुछ एग्जाम्पल आपको देते हैं कि कुछ प्लांट ऐसे हैं जो लाइट के इधर अट्रैक्ट होते हैं कि जहाँ से सनलाइट आ रहा है उधर ही वो बढ़ना शुरू कर देते हैं ऑक्सीजन हार्मोन की वजह से। यदि हम बात करते हैं कुछ प्लांट टेम्परेचर में देखते हैं कि यदि टेम्परेचर अनुकूल है तो वो डेवलप होने लगते हैं, कुछ नमी की ओर बढ़ते हैं, कुछ जो है आप बोल सकते हैं कि मतलब प्लांट, मतलब इस तरह से हम बात करेंगे कि जो मतलब टची प्लांट सब है। टची प्लांट में जैसे हम बात करते हैं आपका पल्स का प्लांट हो गया, उसके बाद चना का प्लांट हो गया, ये सब क्या होता है कि उस और वो ग्रोथ करने लगते हैं। तो मटर का प्लांट ले लीजिए, गार्डन पी, उनको क्या किया जाता है, कोई ना कोई सहारा दिया जाता है तब वो ग्रोथ करते हैं। तो सारा 10 के सिलेबस में ये आप लोग पढ़े होंगे। आगे यदि चले तो आगे आपको बताया गया है फोल्डिंग ऑफ लीफ, एकदम नाम याद करके रखना है। इस प्लांट को आप देखे होंगे, लाजवंती बोला जाता है या छुई मुई बोला जाता है। बायोलॉजिकल नेम है यदि हम बात करें तो म्यूमोसा पोडिस, म्यूमोसा पोडिका जो ये इसका नाम है, ये आपको याद रखना है कि म्यूमोसा पोडिका ये किसका नाम है, छुई मुई प्लांट का साइंटिफिक नेम है। आगे हम साइंटिफिक नेम भी आपको पढ़ाएंगे। ये क्या करते हैं, तो इसमें स्टिमुलस होते हैं फॉर टच की, यदि हम छू देते हैं तो ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में इनको लगता है क्या कि ऑस्मोसिस प्रोसेस हो जाएगा, मेरा सारा वाटर बाहर निकल जाएगा। तो ये अपने वाटर लेवल को बचाने के लिए सारे लीफ क्या होते हैं आपस में चिपक जाते हैं। तो इस तरह हम लोग इसको याद रखेंगे। मेन साइंटिफिक नेम आपको याद रखना है म्यूमोसा पोडिका, म्यूमोसा पोडिका एकदम याद रखना है। आगे यदि चले तो कुछ हम ट्रिकली आपको साइंटिफिक नेम भी आपको बताएंगे जो ट्रिक से हम लोग याद कर सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से नीट में आपका सवाल बनेगा। आगे चले तो ह्यूमन बींग्स के बारे में बताया जाता है। तो हम लोगों के अंदर क्या है, सेल्फ कॉन्शियसनेस पाया जाता है। यही सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या करते हैं, ये अवेयरनेस ऑफ सेल्फ की बात करें तो ये हमको एनिमल से डिफरेंट बनाता है। ह्यूमन का सबसे अच्छा करैक्टर यदि हम बात करें कि कोई बोलता है जानवर हो क्या, नहीं हम जानवर नहीं हैं, क्योंकि मेरा फीडिंग और ब्रीडिंग प्रोसेस नहीं है, बल्कि हम कुछ सोच भी सकते हैं। तो ये हमको सेल्फ कॉन्शियसनेस बनाता है ह्यूमन। आगे चले एडेप्टेशन को समझते हैं। एडेप्टेशन भी आपका नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से आपको जो है सवाल आ सकता है। यदि हम बात करें तो यहाँ बताया गया है कि कुछ जो है यूजफुल इनहेरिटेबल के बारे में बताए गए हैं कि इनहेरिटेबल क्या होते हैं, कि जो माँ बाप के गुण बच्चों तक आते हैं उनके लिए बताया गया है। यदि हम इस बिहेवियर को देखें तो ये ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं कि ये उस कंडीशन में अपने आप को जो है सक्सेसफुल सरवाइव कर पाते हैं एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। इसी को हम लोग एडेप्टेशन के रूप में समझ सकते हैं। एडेप्टेशन की बात करें तो एडेप्टेशन किस लिए किया जाता है, तो अपने इनहेरिटेंस, अपने जैसे बच्चे को अपना अस्तित्व बनाने के लिए, क्योंकि डार्विन बोला है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कैरेक्टर, कि जो अपने आप को यहाँ सर्वाइव कर लेता है
उसी का करेक्टर आगे बढ़ जाता है। तो सिंपल यहाँ बताया गया है सर्वाइवल के लिए और ब्रीडिंग के लिए। तो ब्रीडिंग यानी अपने जैसे संतान उत्पन्न करने के लिए भी एडेप्टेशन प्रोसेस को अपनाया जाता है। यहाँ देखिए एडेप्टेशन को दो भागों में बांटा गया है, एक है शॉर्ट टाइम एडेप्टेशन, एक है लॉन्ग टाइम एडेप्टेशन। तो सिंपल यहाँ समझना है शॉर्ट टाइम वाले में क्या होते हैं कि शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं। तो सिंपल इस करेक्टर को आप याद कर सकते हैं, नोट बना सकते हैं। यहाँ से सिर्फ हम पॉइंट आपको दिखा देते हैं कि यदि हम बात करें शॉर्ट टाइम पीरियड में, तो शॉर्ट टाइम पीरियड में क्या होते हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि अपने ब्रीडिंग के लिए शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए एडेप्टेशन में जाते हैं। लाइक फ्रॉग हो जाता है आपका। लॉन्ग टाइम की बात करते हैं तो लॉन्ग टाइम में क्या हो जाएगा कि जनरली जीवन भर जो उसी कंडीशन में पड़ा रहता है उसको हम लॉन्ग टाइम के लिए जानेंगे। तो इसमें भी बताया गया है, यदि देखें इंटर इनहेरिटेबल मतलब एक्वायर्ड के बारे में बताया गया है। इधर देखें तो ऑलवेज जो है हेरिटेबल की हमेशा वो क्या करेंगे कि उसी कंडीशन में रहेंगे। तो आइए यहाँ समझते हैं शॉर्ट टाइम पीरियड का क्या क्या कैरेक्टर है। तो शॉर्ट टाइम एडेप्टेशन में आपका देखिएगा कि मोस्ट एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड सम बर्ड्स की मतलब मेमल्स की बात करते हैं तो आप कहिएगा सर मेमल्स यहाँ आप कहाँ से उठा के ले आए। तो मेमल्स के भी कैटेगरी होते हैं तीन, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया। प्रोटोथीरिया कॉल ब्लडेड एनिमल होते हैं। तो प्रोटोथीरिया मेमल्स में इस तरह के जो हैं आपके करैक्टर देखने को मिलता है कि वो भी शॉर्ट टाइम के लिए एडेप्टेशन को अपनाते हैं। क्यों? उनके भी अपना ब्रीडिंग करना पड़ता है, उनको भी अपने ऑफस्प्रिंग को इन्वायरमेंट में डेवलप करना पड़ता है। इस कंडीशन के लिए वो लोग जो होते हैं अपने जो है इनहेरिटेंस को बचाने के लिए कि अपने जो मतलब अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को आगे खानदान उसका चलता रहे, इसके लिए वो लोग क्या करते हैं शॉर्ट टाइम एडेप्टेशन को अपनाते हैं। सिंपल यदि देखें तो यहाँ बताया गया है कि इनमें भी देखें तो जैसे फ्रॉग, क्रोकोडाइल, रिजार्ड, एकिडना और प्लेटिपस के बारे में यहाँ बताया जाता है। ये सब शॉर्ट टाइम के लिए न्यूट्रिशन के लिए भी क्या करते हैं, ये अपनाते हैं, जिनको कि हम हाइबरनेशन रूप से जानते हैं किसमें, फ्रॉग में। यदि आगे चले लॉन्ग टाइम एडेप्टेशन की बात करें तो लॉन्ग टाइम एडेप्टेशन में क्या होता है कि जनरली जो भी मतलब बता सकते हैं यहाँ कि जैसे बताया गया है कि आपको देखिए कि वर्ड्स के बारे में बताया गया है एडेप्टेशन, तो कुछ सिलेक्टेड हम लोग पढ़ेंगे। जैसे यहाँ है क्लीनिंग ऑफ, यदि बात करें तो क्लाइंबिंग में हम लोग पढ़ेंगे वुड पिकर्स यानी कठफोड़वा जो चिड़िया होता है वो क्या करता है कि हमेशा सर को पटकते रहता है काठ के ऊपर, चोंच पटकते 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 काठ में छेद कर देता है। यदि वो नहीं पटकेगा तो उसका चोंच का साइज बढ़ते चला जाता है। तो वो जीवन भर इस तरह के बिहेवियर्स रहते हैं। उसी तरह बात करें तो यहाँ स्ट्रिकिंग एंड कैचिंग की बात करते हैं तो यहाँ बाज आपका हो जाएगा। फिर यदि बात करें तो यहाँ आ जाता है पर्चिंग की, ये क्या करते हैं चुनते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ चूकते रहेंगे। तो ऐसे कंडीशन में कौन आ जाता है आपका पिजन, कबूतर आ जाता है। रनिंग की बात करें तो ऑस्ट्रिच को जब भी देखिएगा जीवन भर बेचारा दौड़ते ही रहता है, उड़ नहीं पाता है, वो दौड़ते ही रहता है। और ऑस्ट्रिच में सबसे बड़ा खासियत हम बताएं ऑस्ट्रिच का, ऑस्ट्रिच जहाँ भी रहेगा ना उसके आसपास जेब्रा आपको ज़रूर मिलेगा। इन दोनों का भाईचारा बहुत अच्छा रहता है कि जेब्रा को शुतुरमुर्ग बता देता है कि आपका जो है ना शिकार के लिए कोई आ रहा है। और जेब्रा जो भी खाते हैं उसके मुंह से टूटा हुआ जो घास गिरता है या जो भी पार्ट गिरे उनको शुतुरमुर्ग खा के रहता है। तो बहुत मतलब रिलेशनशिप, जब आप बिहेवियर्स पढ़िएगा वर्ड का तो वहाँ इनका एक अजीब बिहेवियर्स मिलता है जिसमें दोनों को फ़ायदा हो, सिम्बायोसिस रिलेशन देखने को मिलता है। आगे यदि बात करें तो स्विमिंग के बारे में बताया जाता है। डक जो बत्तख हैं वो क्या करते हैं जीवन भर तैरते ही रहते हैं। तो इस तरह सारे टर्म ऑफ कंडीशन है। आगे चलिए, आगे हम लोग इवोल्यूशन को समझते हैं। सिंपल मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इवोल्यूशन कि यहाँ यूनिट ऑफ इवोल्यूशन पूछा गया आपको। तो यूनिट ऑफ इवोल्यूशन हम लोग किसको बोलेंगे, पॉपुलेशन को। और यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन यदि पूछा जाएगा तो वहाँ हम लोग बताएंगे स्पेसीज को। तो ये डिफरेंस आप याद रखिएगा, कभी भी हम पूछे यूनिट ऑफ इवोल्यूशन तो आपको बताना है पॉपुलेशन। कि सिंपल यदि हम देखें तो यहाँ बताया गया है इट मीन्स, यदि बात करें तो ये क्या करते हैं कि अनरोल, यदि बात करें तो ये अनफोल्ड, मतलब जो कि एक तरह का बता सकते हैं हम कि यहाँ क्या करते हैं कि ये एक चेंजिंग लाता है, कि ये चेंजिंग लाते हैं कि कैसे कैसे हम लोगों का विकास हुआ है, कैसे हमारी उत्पत्ति हुई है।
इस कंडीशन को डार्विन क्या किए हैं, डार्विन डिफाइन एवोल्यूशन की बात करें तो इनके बारे में बताया गया है कि किस तरह से जो होते हैं मॉडिफिकेशन होता है, हमें किस तरह से बदलाव आता है, इनके बारे में डार्विन ने सबसे पहले बताया। यदि हम बात करें तो यहाँ बताया गया है कि एक तरह से हम समझ सकते हैं कि जो हम लोगों के अंदर इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन प्रोसेस की बात करें तो इवोल्यूशन उत्पत्ति को बताता है कि हम लोगों का पूर्वज यदि बात करें तो मंकी था, मंकी से डेवलप होते होते आज हम लोग स्मार्ट इंसान बने हैं, तो होमोसेपियंस डेवलप होते होते आज हम लोग इंसान बने हैं। तो इस कैरेक्टर को आपको याद रखना। इवोल्यूशन, इवोल्यूशन के बिना बायोलॉजी कुछ नहीं है। इवोल्यूशन आपके 12 का सिलेबस है, 12 में हम इसको काफ़ी डिटेल से आपको इवोल्यूशन को बताएंगे, तो सिर्फ इवोल्यूशन आपको यहाँ अंडरस्टूड रहना है। यदि हम आगे चले तो रिपेयर एंड रीजेनरेशन, रिपेयर एंड रीजेनरेशन की बात करते हैं तो ये भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं इपीमॉर्फोसिस और दूसरा बात करें तो मॉर्फोसिस की बात करें तो मॉर्फाइसिस की बात करें तो मॉर्फाइसिस क्या होते हैं कि कुछ पार्ट छोटा सा यदि एस्पेरो का मतलब आपका प्लिनेरिया कोई भी पार्ट टूटा हुआ भी है वहाँ से पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएगा, तो वैसे कंडीशन को हम लोग क्या समझेंगे, मॉर्फोफ्लेसिस की बात करते हैं। और आगे यदि बात करें तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है, एपीमॉर्फोसिस, एपीमॉर्फोसिस की बात करें तो ये बॉडी को, पूरा बॉडी नहीं बल्कि जैसे छिपकली का पूंछ टूट जाता है तो फिर से वहाँ रिजेनरेट होता है, तो जो बचा हुआ पार्ट है वहाँ से वो डेवलप कर देते हैं। जैसे मेढक में एक स्टेज चेंज होता है, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस वहाँ हम लोग पढ़ते हैं। तो मेटामॉर्फोसिस क्या है, वही रूप बदलना को काया मतलब काया पलट कुछ बोल सकते हैं, कि ऐसे तरह से हम बोल सकते हैं कि ये मेटामॉर्फोसिस को बताता है। सिंपल यदि देखें तो यहाँ हम रिपेयर की बात करते हैं तो रिपेयर क्या हो जाएगा कि कभी कभी हमारे अंदर क्या होते हैं कि जो अंदर के डैमेज टिश्यू हैं वो यदि डेड कर जाते हैं तो वहाँ क्या होते हैं, फिर से वो रिपेयर होते हैं, रिन्यू होते हैं, फिर से वो डैमेज टिश्यू बनते हैं। एज लाइक लॉस्ट बॉडी पार्ट, यदि छिपकली का पूंछ भी कट जाता है तो फिर से वो आ जाता है। एम्ब्रायनिक लाइफ, कि जब माँ के पेट में बच्चा रहता है तो जब तक वो ग्रोथ रहता है तो वो ऑर्गेनिज्म जब बनता है तो वहाँ भी एक तरह के हम लोग देख सकते हैं कि वहाँ भी क्या होता है कि रीजेनरेशन होता है, चोट लगने पर टिश्यू रिपेयर होते हैं, इनके बारे में बताया गया है। यदि हम बात करें तो ये कहाँ रहते हैं, जहाँ भी डैमेज पार्ट होते हैं वहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये रिपेयर होने का, प्लांट में भी यदि पार्ट काट दीजिए तो वो फिर से क्या होता है, रिपेयर होने लगता है। 11th नंबर का पॉइंट है हम लोगों का एजिंग की बात करते हैं। एजिंग में आप लोग याद रखिएगा एक प्रोटीन हम लोगों में पाया जाता है कोलेजन, कोलेजन प्रोटीन की वजह से ही इंसान में क्या होता है कि ये मतलब एज जवान दिखता है, वो जैसे जैसे ये प्रोटीन शरीर में घटने लगता है एज क्या होता है, ढलता हुआ हम लोगों को नज़र आने लगता है कि लोग बूढ़े होने लगते हैं कोलेजन प्रोटीन के कमी के कारण। आगे यदि देखें तो आगे आपको बताया गया है कि मतलब ये एजिंग प्रोसेस क्या है, कि ये निश्चित है कि ये प्रोसेस हम में जो है होगा ही, कि जिसका भी जन्म लिया है वो उसका एज बढ़ेगा ही, और ये कभी भी पीछे रिवाइज नहीं होता है कि आप चिल्ड्रनहुड स्टेज में नहीं आ सकते हैं। तो स्टडी ऑफ एजिंग को हम लोग किस नाम से जानेंगे, इसे हम लोग जो है जेरेंटोलॉजी के नाम से जानेंगे। स्टडी ऑफ एजिंग को हम लोग जेरेंटोलॉजी के नाम से जानेंगे। और यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है कि यदि देखें एजिंग स्टार्ट बिफोर बर्थ, कि बर्थ से पहले एजिंग स्टार्ट होता है, जब हम माँ के पेट में रहते हैं उसे हम लोग बायोलॉजिकल एजिंग करते हैं। तो हम लोग जो अपना हैप्पी बर्थडे मनाते हैं ना, ये बायोलॉजिकल एजिंग से नहीं मनाते हैं। हम लोग जिस डेट ऑफ बर्थ, कि जब हमारा बर्थ हुआ है उस डेट से हम लोग जो है डेट ऑफ बर्थ से हैप्पी बर्थडे मनाते हैं। सिंपल, आइए आगे चलते हैं। अब डेथ का सबसे लास्ट टॉपिक है, इसको हमको समझना है कि मृत्यु क्या है, वास्तविक सच्चाई है, जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु अवश्य होगा। तो सिंपल यदि यहाँ देखें तो इनके बारे में बताया गया है, ये भी क्या है, टालने वाला नहीं है, फिक्स है कि जन्म लिया है तो मृत्यु होगा। स्टडी ऑफ डेथ की बात करें तो इसे हम लोग क्या जानेंगे, थैनेटोलॉजी के नाम से जानेंगे। थैनेटोलॉजी स्टडी ऑफ डेथ को हम लोग बोलेंगे। आगे यदि कुछ टॉपिक को हम लोग देखें तो फिर इसमें बताया गया है कि यदि हम कुछ प्रोसेस को देखें तो यहाँ आपको बताया गया है कि हम जो हैं मतलब कुछ इम्पोर्टेंट मतलब यहाँ प्रोसेस के बारे में बताया गया है। और मतलब यहाँ यदि देखिए तो सिंपल यहाँ सेकेंड पेज से हम आपको समझाने की बात करते हैं कि मतलब ये मटेरियल को बताया गया है कुछ क्या रहते हैं
कि जो कि रिसाइकलिंग चलते रहता है एक तरह से, कि कुछ मटेरियल डिग्रेडेबल रहते हैं कि उन्हें सड़ा गला के ख़त्म कर देते हैं। तो वैसे प्रोसेस में हम लोग जानेंगे कि ये जो रहते हैं मतलब बर्थ के साथ ये रिसाइकल होते रहता है मटेरियल की। पंच तत्व के हम बने हुए हैं, मिट्टी से निर्माण हुआ, मिट्टी में ही मिल जाएंगे, इस तरह से यहाँ समझाया गया है। डेथ की बात करें तो डेथ को 2 भागों में हम बांट दिए हैं। मेन यहाँ से फैक्ट आपको बनता है कि एक हो जाएगा क्लिनिकल डेथ और दूसरा बात करें बायोलॉजिकल डेथ। क्लिनिकल डेथ हम किसको बोलेंगे? यदि क्या हो कि हार्ट बीट स्टॉप हो जाए, पल्स रेट आपका स्टॉप हो जाए, उसके बाद ब्रीथिंग स्टॉप हो जाए, या फिर बोल सकते हैं प्यूपिल्स जो हैं डिलेट हो जाए कि आँख पे टॉर्च जला रहे हैं आप पलक भी नहीं झपा रहे हैं। तो वैसे कंडीशन में जो है इनको बताया जाता है क्लिनिकल डेथ। ऐसे कंडीशन में पेशेंट कोमा में चला जाता है। जैसे हार्ट बीट रुक गया तो आप देखे होंगे मूवी वगैरह में कि एक इलेक्ट्रिक शॉक होता है, डायरेक्ट दिया जाता है, फिर से हार्ट बीट क्या होता है, चलना शुरू हो जाता है। नहीं तो एपिनेफ्रिन का इंजेक्शन आता है जो कि डायरेक्ट हार्ट में दिया जाता है। टाइप ऑफ इंजेक्शन जब हम आपको पढ़ाएंगे तो उस समय बताएंगे कि किस पोजीशन पर ये इंजेक्शन को लगाया जाता है। तो डायरेक्ट हार्ट में इंजेक्शन को लगाया जाता है, फिर से हार्ट बीट को क्या किया जा सकता है, चालू किया जा सकता है। पल्स रेट, सांस यदि रुक गया है तो वो भी चालू हो सकता है। ब्रीथिंग वो भी चालू हो सकता है। कि जनरली नर्व को देखा जाता है कि जो हार्ट बीट को बताते हैं। ब्लड प्रेशर एकदम लो हो गया है तो उसे भी क्या किया जा सकता है, चालू किया जा सकता है। यही एपिनेफ्रिन वहाँ भी वर्क करता है पल्स रेट को बढ़ाने में। ब्रीथिंग, सांस फिर से चालू किया जा सकता है। पानी में डूबा हुआ पेशेंट को क्या करते हैं, फिर से उसका हम जो है मतलब नोज़ बंद करके माउथ में कस के हवा मारते हैं और हवा जैसे देते हैं, नोजल ट्रेकिया जो क्लैप्स हो गया रहता है वो फिर से ओपन होते हैं और उसको हम क्या करते हैं, सांस लेने में फिर से हम ब्रीथिंग चालू कर देते हैं। फिर यदि सेंसरी ऑर्गन एक्टिव नहीं है तो फिर से हम उसको क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट करके एक्टिव कर सकते हैं। तो इस तरह का यदि डेथ हुआ है तो इसे क्लिनिकल डेथ बोलेंगे। अब आइए बायोलॉजिकल डेथ किसे बोलेंगे? तो सिंपल बायोलॉजिकल डेथ हम उसको बोलेंगे जिसमें क्या होते हैं, ब्रेन फंक्शन करना स्टॉप कर दे, उसे हम लोग बायोलॉजिकल डेथ से जानेंगे। इसके भी अलग अलग टाइप हैं। यदि हम पहला बात करें तो पोलर मोर्टिज के बारे में बताया गया है, जिसमें क्या होता है कि पूरा शरीर पीला हो जाता है मरने के बाद। उसके बाद लिवर मोर्टिज के बारे में बताया गया है कि ऊपर का पार्ट क्या हो जाता है कि ऊपर जो है पीला हो जाता है, नीचे पूरा ब्लड जम जाता है। ऐसे कंडीशन में हम लोग लिवर मोर्टिज की बात करते हैं। उसके बाद आपको बताया गया है एल्गोर मोर्टिज। एल्गोर मोर्टिज में क्या होता है, जैसे जैसे बॉडी लहास पुराना होते जाता है, बॉडी ठंडा होते चला जाता है। फिर बताया गया है रिगोर मोर्टिज। रिगोर मोर्टिज की बात करते हैं तो मसल्स क्या होता है, अकड़ने लगता है, रिजिड हो जाता है। तो वैसे सारे ये बताते हैं बायोलॉजिकल डेथ के कंडीशन को। और फिर बताया गया है कि यदि हम देखें तो बायोलॉजिकल डेथ में क्या होता है कि यदि हम इसको कुछ पार्ट को यदि हम क्या करना चाहे कि ट्रांसफर मतलब ट्रांसप्लांट करना चाहे तो वैसे में लिवर है, किडनी है, इस सब पार्ट को हम क्या कर सकते हैं कि इंटरनल ऑर्गन को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो कैसे, क्लिनिकल डेथ एंड बायोलॉजिकल डेथ में। तो सिंपल ये मेरा मोबाइल नंबर है। यदि आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो इस पीडीएफ को आपको किसी भी नंबर पे आप हमको व्हाट्सअप करें, आपको हम पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे नोट का। तो पढ़ते रहिए, सीरीज इसी तरह आपको जाते रहेगा और एक दिन ज़रूर आप सफल होइएगा। ये मेरा शुभकामना है आप लोगों के साथ।